अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज सीख लेते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 1 है कि माइलिन शीट जो है दिस इज़ फॉर्म्ड बाय, माइलिन शीट जो है ये कुछ न्यूरॉन्स के ऊपर कवरिंग लगी हुई होती है। इनका जो एक्सॉन होता है, ये जो लंबा वाला पार्ट यूजुअली होता है, ये हमारे पास अगर न्यूरॉन है पूरा, ठीक है, तो ये सेंट्रल बॉडी है जो कि सोमा है, ये डेंड्राइट निकले हुए हैं और ये वाला पार्ट एक्सॉन है। तो कुछ एक्सॉन के ऊपर इस तरह से टुकड़ों के अंदर जो है वो कपड़े चढ़े हुए होते हैं, पैकेट्स लगे हुए होते हैं कवरिंग के। दिस इज़ कॉल्ड माइलिन शीट। तो माइलिन शीट जो है ये हमारे पास सपोर्टिंग सेल्स बनाते हैं। तो न्यूरॉन तो मेन सेल है जो कि फंक्शनल सेल है, लेकिन उसके साथ कुछ सपोर्टिंग सेल काम कर रहे होते हैं जिन्हें न्यूरोग्लिया कहते हैं। अब न्यूरोग्लिया के अंदर भी मैंने बताया है कि अगर तो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बनाएंगे तो वो बनाएंगे एक तरह के सेल्स जिन्हें हम कहते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट। ये बुक में नहीं दिया हुआ, ठीक है, लेकिन मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज अगर ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर बनाएंगे, यानी आपकी जो नर्व्स लगी हुई होती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, तो वहाँ पर अगर माइलिन शीट बन रही है तो वो बनाते हैं श्वान सेल। तो श्वान सेल्स का नाम जो है ये पूछ लिया जाता है कभी, ठीक है। न्यूरॉन हो गए, रिसेप्टर और टी सेल। खैर, ना डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन ऑफ न्यूरोलीमा दे अकर ड्यूरिंग। तो डीपोलराइजेशन के अंदर ये होता है, इनिशियली जब आप देखते हैं न्यूरॉन जब रेस्ट में होता है तो मेम्ब्रेन बाहर से पॉजिटिव होती है और अंदर से नेगेटिव होती है। तो डीपोलराइजेशन के अंदर ये पोल्स चेंज होते हैं, ये पॉजिटिव अंदर चला जाता है और नेगेटिव बाहर आ जाता है। दिस इज़ कॉल्ड डीपोलराइजेशन। और फिर रीपोलराइजेशन में वापस ये वाली कंडीशन आ जाती है। बट फ़र्क ये होता है कि स्टार्ट में सोडियम बाहर ज़्यादा था, पोटेशियम अंदर ज़्यादा था। जब डीपोलराइजेशन होती है तो सोडियम अंदर जाता है, और जब रीपोलराइजेशन होती है तो पोटेशियम बाहर आता है, ठीक है। अब इस कंडीशन को रिवर्स करने के लिए फिर एटीपी से चलने वाले जो सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं फिर वो काम करते हैं। तो ये दोनों जो हैं ये सेकंड स्टेप के अंदर होते हैं। पहला स्टेप तो आप पढ़ते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद आता है एक्शन पोटेंशियल। तो ये दोनों डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन ये एक्शन पोटेंशियल के अंदर आता है। Now, for the impulse to transfer from presynaptic to postsynaptic neuron, the substance required is। तो ये हमारे पास एक न्यूरॉन है जो कि ख़त्म हो रहा है, ठीक है, ये इसके एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, और ये हमारे पास दूसरा न्यूरॉन है जो शुरू हो रहा है। सही है भाई, ये इसका डेंड्राइट है। तो इसका एक्सॉन और इसका डेंड्राइट जो है ना, ये मिलकर एक जंक्शन बनाएंगे जिसे हम साइनाप्स कहते हैं। तो यहाँ से जो मैसेज आ रहा है ना, वो यहाँ पर ट्रांसफ़र तब होगा जब यहाँ से एक केमिकल निकलेगा। यहाँ पे बैग्स होते हैं, उसमें केमिकल होता है, वो केमिकल कहलाता है न्यूरोट्रांसमीटर। तो वो सब्सटेंस होता है जो रिक्वायर्ड होता है मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। तो वो यहाँ पर नहीं दिया हुआ। इम्पल्स जो है वो प्री साइनेप्टिक, ये वाला न्यूरॉन प्री साइनेप्टिक है और ये वाला न्यूरॉन पोस्ट साइनेप्टिक। तो प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक पे जाने के लिए वो वाला केमिकल रिक्वायर्ड होता है जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। तो वो न्यूरोट्रांसमीटर पड़ा हुआ है यहाँ पे। अब वो बाहर कैसे आएगा, तो उसके निकलने के लिए चाहिए होता है एक तरह का आयन जिसे आप कहते हैं कैल्शियम आयन। तो कैल्शियम आयन जब अंदर जाता है फिर वो इस केमिकल को बाहर निकलवाता है और फिर ये केमिकल आके अगले न्यूरॉन पर बैठता है, तब मैसेज आगे ट्रांसफ़र होता है। तो कैल्शियम इज़ रिक्वायर्ड। तो कैल्शियम ना सिर्फ हड्डियों के लिए चाहिए, ना सिर्फ मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए चाहिए, बल्कि कैल्शियम आपके न्यूरॉन्स के फंक्शनिंग के लिए भी चाहिए होता है। नाउ हाइपोथैलेमस, एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस, दे आर द पार्ट ऑफ, तो इन्हें मिलाकर हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। आपके पास डिवीजन इस तरह से होती है कि जो फोर ब्रेन है उसे आप डिवाइड करते हैं किस में, टीलेंसेफेलॉन में और डायेंसेफेलॉन में। टीलेंसेफेलॉन वो पार्ट होता है जो कि आपको बड़ा पार्ट नज़र आ रहा होता है, जिसको डिवाइड किया जाता है फर्दर 4 लोब्स में, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल में। डायेंसेफेलॉन जो होता है उसे आप डिवाइड करते हैं थैलेमस में और लिम्बिक सिस्टम में। लिम्बिक सिस्टम के अंदर ये तीनों आ जाता है, ठीक है भाई। हाइपोथैलेमस का आपको पता है कि मल्टीपल फंक्शंस है, भूख, प्यास, नींद और आपका एग्रेशन, इसके अलावा टेम्परेचर और पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करना। एमिगडाला जो है ये फेयर सेंटर भी होता है, ये सेक्सुअल अराउजल भी वो करता है और इमोशंस भी, और हिप्पोकैम्पस लॉन्ग टर्म मेमोरी। थैलेमस रिले सेंटर होता है, यहाँ पे सारे मैसेजेस आते हैं बॉडी से और फिर ये फर्दर आगे भेजता है कौन से पार्ट में जाना। कॉर्पस कैलोजम वो चीज़ है जो कि राइट और लेफ्ट ब्रेन को आपस में ज्वाइन करती है। रेडिकुलर फॉर्मेशन जो है ये नेटवर्क होता है जो कि आपके उसमें होता है, ब्रेन स्टेम के अंदर मौजूद होता है, और ये क्या करता है, ये मैसेजेस को फिल्टर आउट करता है ना। ब्रेन स्टेम, अब ये ब्रेन स्टेम के अंदर कौन कौन आता है। ब्रेन स्टेम बेसिकली वो पार्ट होता है जो कि हमें अलाइव रखता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो
अपना जो अपर ब्रेन है जो कि फोर ब्रेन है उसको अगर लूज़ कर दें का मतलब अगर वो फंक्शनल ना भी हो लेकिन ब्रेन स्टेम जो है वो फंक्शनल हो तो बंदा सर्वाइव करता है, कुछ बोलेगा नहीं, कहीं चलेगा नहीं, बट अगेन जब तक ब्रेन स्टेम चल रहा होता है तो डेथ जो है वो डिक्लेयर नहीं की जा सकती। तो ब्रेन स्टेम के अंदर कौन कौन आता है, तो देखें फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन है, ठीक है। फोर ब्रेन ऊपर वाला पार्ट है, मिड ब्रेन दरमियान वाला और हाइंड ब्रेन नीचे वाला। हाइंड ब्रेन के अंदर तीन चीज़ें आती हैं, एक हमारे पास मेडुला आता है, फिर पॉन्स आता है और फिर सेरिबेलम है, ठीक है। अब इसमें से आप सेरिबेलम को हटा दें और मिड ब्रेन को आप ज्वाइन कर दें मेडुला और पॉन्स के साथ, तो इसको मिलाकर हम नाम देते हैं ब्रेन स्टेम का। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट जो है हमारी वो निकल रही होती हैं। तो इन ऑप्शंस के अंदर अगर आप देखें तो पहला ऑप्शन है जिसके अंदर थैलेमस दिया हुआ है, हाइपोथैलेमस दिया, मिड ब्रेन दिया हुआ है, तो ये करेक्ट आंसर नहीं है। मिड ब्रेन दिया हुआ है, एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस दिया हुआ है, ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। मिड ब्रेन दिया हुआ है, एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस दोबारा दिया हुआ है, पॉन्स, मिड ब्रेन और थैलेमस। तो अगर आप देखें तो कहीं पर भी पॉन्स, मिड ब्रेन और मेडुला नहीं दिया हुआ। अच्छा, अब थैलेमस जो है ना उसे भी शामिल कर लिया जाता है, डायनसेफेलॉन जो है उसे भी शामिल कर लिया जाता है उसके अंदर। तो इसमें दो पार्ट्स दिए हुए हैं, मिड ब्रेन दिया हुआ है और पॉन्स दिया हुआ है, तो ये दो पार्ट नीचे वाले आ गए, इसमें मेडुला नहीं दिया हुआ। मेडुला और थैलेमस जो है वो होते हैं डायरेक्ट क्या कहते हैं, कनेक्शन में होते हैं, कम्युनिकेटिंग होते हैं। मेडुला जो है उसके ऊपर जो है वो थैलेमस होता है, तो थैलेमस भी इंक्लूड कर लिया जाता है ब्रेन स्टेम के अंदर, ठीक है। तो एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, इंक्लूड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस हिसाब से जो बेटर ऑप्शन है वो डी है कि इसके अंदर पॉन्स है और मिड ब्रेन है, और मेडुला नहीं दिया हुआ लेकिन थैलेमस दिया हुआ है जो कि उसके नीचे होता है, सॉरी मेडुला से ऊपर होता है ना। एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन जो है दे आर प्रोड्यूस बाय, तो एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन जो है हमारे पास इन्हें प्रोड्यूस कौन करता है, तो देखें ये एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोड्यूस और रिलीज़ ये दो वर्ड्स हैं जिन पर गौर करना होता है। इनको बनाने वाला जो है वो हाइपोथैलेमस है, ठीक है, लेकिन ये जो रिलीज़ होते हैं वो रिलीज़ होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो यहाँ पे प्रोड्यूस लिखा हुआ है तो दे आर हाइपोथैलेमस। अगर ये पूछा जाता है कि सीक्रेटेड बाय या रिलीज्ड फ्रॉम, तो फिर उसका आंसर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का एक अगला पार्ट होता है, एक पिछला पार्ट होता है, तो पिछले पार्ट से जो है वो ये रिलीज़ होता है। लेकिन यहाँ पर स्टोर कौन करवाता है, तो हाइपोथैलेमस जो है वो बनाकर इन्हें स्टोर करता है यहाँ पर। बोथ एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड गोनेड्स दे सीक्रेट, तो वो कौन सा एक ऐसा हार्मोन है जो कि एड्रिनल ग्लैंड से भी आता है उसके कॉर्टेक्स से और फिर गोनेड से भी आता है, तो वो एंड्रोजन्स हैं। मेल के सेक्सुअल हार्मोन्स जो हैं उन्हें मिलाकर हम एंड्रोजन्स कहते हैं। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी आते हैं और गोनेड से भी रिलीज़ होते हैं ये। बाकी कॉर्टिसोल सिर्फ एड्रिनल कॉर्टेक्स से आता है, एल्डोस्टेरोन भी एड्रिनल कॉर्टेक्स से आता है, एडीएच जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है। इम्यून सिस्टम इज इन्फ्लुएंस बाय, तो इम्यून सिस्टम को इन्फ्लुएंस करने वाला जो हार्मोन है, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करने वाला जो हार्मोन है वो थाइमोसिन है, ठीक है। थाइमोसिन जो है ये थाइमस से आता है जो कि चेस्ट के अंदर जो हमारी सेंट्रल बोन होती है जिसे आप स्टर्नम का नाम देते हैं, उस स्टर्नम के पीछे जो है वो एक ग्लैंड होता है। बाकी थायरॉक्सिन जो है ये T4 को कहते हैं, ट्राई आयोडोथायरोनिन जो है ये T3 को कहते हैं, और थायरोट्रोपिन जो है हमारे पास ये TSH होता है। ना नी जर्क जो है दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ, तो नी जर्क वो होता है कि जब नी जो है उसके ऊपर टैप किया जाता है तो जो पैर है वो आगे मूव करते हैं, वहाँ का जो मसल है, जो थाई का मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये रिफ्लेक्स की एग्जांपल है। रिफ्लेक्सेस जो है ये सडन होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं, प्री प्रोग्राम्ड होते हैं और शॉर्ट लिव्ड होते हैं, और इनका जो रिज़ल्ट होता है वो पहले से कोडेड होता है, समझें, आपके जेनेटिक्स के अंदर। तो ये रिफ्लेक्सेस होते हैं। टैक्सेस जो है वो एक तरह की डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, इसका भी समझें ये भी इंस्टिंक्टिव बिहेवियर के अंदर आती है, यानी ये लर्न नहीं होती, एनिमल सीखता नहीं है, और जैसे ही उसे स्टिमुलस मिलता है वैसे ही वो ये बिहेवियर जो है वो शो करता है। इनसाइड लर्निंग तो खैर हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग होती है, जिसके अंदर एनिमल जो है वो पहली बार में ही परफेक्टली कोई चीज़ परफॉर्म कर लेता है जो कि उससे पहले कभी नहीं की हुई होती।